Hello everyone, Vinita this side. I hope you all are fit and fine. So, after completing a little bit introduction about the chapter A Truly Beautiful Mind, here we are going to start the complete reading from the book. So, before we read, we do have some points like who do you think of when you hear the word genius? किसके बारे में आप सोचते हैं जब आप जीनियस वर्ड को सुनते हैं? What is who is genius? ये जीनियस कौन है? एंड व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज? और ऐसे कौन से गुण हैं, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको लगता है कि एक जीनियस में होने चाहिए? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. अब यहाँ पर हम एक यंग पर्सनालिटी, जर्मन सरकारी कर्मचारी के बारे में बात करेंगे जिसने लगभग 100 वर्ष पहले पूरे विश्व में वी कैन से दैट टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, एक तहलका मचा दिया था अपनी क्वालिटीज से. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick session four groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. 1905 की समर सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में, इस 26 ईयर के यंग बॉय ने बहुत ही शीघ्रता से एक के बाद एक ऐसी चौंका देने वाली, जो बोलते हैं ना, लेख प्रकाशित किए, लाइक फॉर द लाइट, प्रकाश के बारे में, उनके पार्टिकल्स, उनके कणों की गति के बारे में, उनकी जो विद्युत बिजली से इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बारे में, और सोलर पैनल के बारे में. His work took up only a few pages in scientific journals but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. उनके लेखों से विज्ञान पत्रिकाओं के केवल कुछ ही पेज जो है वो फिल हुए होंगे. उनकी जो खुद की थ्योरीज थी उससे कुछ बहुत ही फ्यू पेजेस ही होंगे जो फिल हुए होंगे. बट जो भी उन्होंने चेंजेस किया, जो भी उन्होंने बताया, जो भी उन्होंने समझाया, उन्होंने स्पेस, टाइम और कंप्लीट जो ब्रह्मांड है ना उसके बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बिल्कुल चेंज कर दिया. एंड आइंस्टाइन नाम को लोगों ने जीनियस का नाम दे दिया. 50 years after his death, उसकी मृत्यु के 50 साल के बाद, एल्बर्ट आइंस्टाइन्स जीनियस स्टिल reigns. वो आज भी हम सबके दिल में एक जीनियस की फॉर्म में है. Nextly, we do have Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था. Without any indication that he was destined for greatness. इंडिकेशन होता है संकेत को इशारा देना, एंड destined for के मतलब कि उसके के लिए नियत, कि बिना किसी संकेत के कि वो महानता के लिए नियत था. मतलब वो बना ही एक बहुत ग्रेट पर्सनालिटी के लिए था. कोई इंडिकेशन ही नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं बिल्कुल वैसा ही था. ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज फ्रीक. उसे लगता था कि उसकी मम्मा को उसको बहुत अजीब लगता था, वो असाधारण मतलब अब नॉर्मल लगता था, बिकॉज हिज हेड सीम मच टू लार्ज, क्योंकि उनका जो सिर था ना वो बहुत ही क्या था, लंबा था. एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल की एज तक, आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग. वो बात नहीं करता था, बोलता नहीं था, वो बोल ही नहीं रहा था. बट फाइनली व्हेन ही डिड लर्न टू स्पीक, जब उसने बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस. तो वो हर बात को 2 बार बोलता था. आइंस्टाइन डिड नॉट नो
व्हाट टू डू विद द अदर चिल्ड्रन, आइंस्टाइन को नहीं पता था कि बाकी बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके जो प्लेमेट्स थे, जो उसके साथ खेलने वाले उसके जो फ्रेंड्स थे, उसके जो दोस्त थे, वो उसको ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए वो ज़्यादातर हमेशा अपने साथ ही खेलता रहता था। नेक्स्टली वी डू हैव, मच ऑफ द टाइम वो अपना खुद के साथ ही खेल के टाइम स्पेंड करता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वो ज़्यादातर मैकेनिकल टॉयज को जो है वो उनके साथ जो यांत्रिक खिलौने होते हैं ना उनके साथ खेलना ज़्यादा पसंद करता था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, जब उसने अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर को देखा, माजा, ओके, ही इज सैड टू हैव फाइंड व्हाट वेयर आर हर व्हील्स, कि ठीक है, अच्छी है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं। इट मीन्स वो अपने मैकेनिकल टॉयज में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था ना कि जब उसकी न्यू बॉर्न सिस्टर हुई तो उसने उसके लिए भी पूछा कि बाकी तो सब अच्छा है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन उसके पहिए जो हैं वो कहाँ हैं। ओके, नेक्स्टली अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, अब यहाँ से हमें इतना तो पता चल गया कि उसको मैकेनिकल टॉयज का बहुत ज़्यादा शौक था। ही वॉज कम्प्लीटली इंटरेस्टेड, इवन कि उसको अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करना है वो भी नहीं पता था। ओके, सो उसकी पर्सनालिटी बहुत अजीब सी रियलिटी में सबको लगती थी। देन अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, अब उसके जो थे जो हेडमास्टर थे, उन्होंने एक बार टोल्ड हिज फादर, उसके फादर को बताया कि आइंस्टाइन चूज अप एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर, मतलब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक बार मुख्याध्यापक ने उसको एक बार बताया कि आइंस्टाइन ने पेशे के रूप में जिसे भी चुना है इसका कोई अर्थ नहीं होगा, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो किसी चीज में कभी सफलता ले ही नहीं सकता। आइंस्टाइन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, उसने 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना जो है वो शुरू किया था। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी मदर चाहती थी। He later became a gifted amateur violinist, बाद में वो एक प्रतिभाशाली शो किया, मतलब नॉट फॉर प्रोफेशन, वो वैसे ही वॉयलिनिस्ट जो है वो बन गया। मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उसने अपने इस स्किल को हमेशा के लिए बनाए रखा। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपल, वो एक बुरा छात्र नहीं था, बुरा शिष्य नहीं था। He went to high school in Munich, म्यूनिक में हाई स्कूल में जाता था, where Einstein's family had moved when he was 15 months old. जब वो 15 साल का था तो उसकी जो फैमिली थी वो वहाँ शिफ्ट हो गए थे। एंड ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में वो अच्छे नंबर लाता था। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, लेकिन उसको वहाँ का जो रेजिमेंटेशन था ना, अनुशासन, डिसिप्लिन, वो उसको पसंद नहीं था। एंड ऑफर क्लैश विद द टीचर्स, इसलिए उसकी मोस्टली टीचर्स के साथ बहस या झड़प हो जाती थी। एट द एज ऑफ 15, आइंस्टाइन फेल्ट सो stifled there that he left the school for good. स्टिफर्ड वी कैन से दैट, उसका दम घुटना शुरू हो गया था 15 की एज में, कि उसने सोचा कि अरे मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मुझे स्कूल को छोड़ देना चाहिए, तो फलस्वरूप उसने वो स्कूल जो है वो छोड़ दिया। The previous year, Albert's parents had moved to Milan. अब प्रीवियस ईयर ही एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे ना वो मिलान शिफ्ट हो गए थे, ट्रांसफर हो गया था उनका। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उन्होंने अपने बेटे को अपने रिलेटिव्स के पास वहां छोड़ रखा था मुनीक में। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज जर्मन
his education in German speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. बहुत ही लंबी डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन की अपनी खुद की शिक्षा जर्मन लैंग्वेज में स्विट्जरलैंड में प्राप्त करने के लिए उसकी जो विश थी ना वो थी। एंड ऐसे नगर में जो म्यूजिक की अपेक्षा अधिक उदार था, म्यूनिक की अपेक्षा ज़्यादा लिबरल था, कि वहाँ पर फ्रीडम थी, हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, हम अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे इतनी बाउंडेशन नहीं थी, इतना स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन नहीं था कि हम अपने बात को, अपने विचार को किसी के सामने रख ना सके। सो आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टाइन जो था ना वो गणित में और साइंस में वो बहुत ही प्रतिभावान था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल खत्म होने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन जूरिच। उसने ज्यूरिक में डिसाइड किया अपने स्टडी को कंटिन्यू रखने का। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वल्रस मोस्टेक। लेकिन वो कह रहा है कि वॉलरस जैसी मूछें वॉलरस जैसी मूछें रखने वाले उस जोशीले युवक को केवल विज्ञान ही आकर्षक प्रतीत न होता था। सिर्फ साइंटिफिक चीजें नहीं थी जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, कुछ और भी था। अब वो कुछ और क्या था? He also felt a special interest in a fellow student. उसकी एक क्लासमेट थी जो उसके साथ पढ़ती थी, मेलिवा मैरिक। उसमें भी उसकी एक अलग ही तरह का इंटरेस्ट था। whom he found to be a clever creature, जिसको वो क्लेवर क्रीचर के नाम से जो है वो जानता था, मतलब उसने नाम रखा हुआ था उसका। The young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. अब वो कह रहा है कि वो भी स्विट्जरलैंड आ गई थी क्योंकि जूरिक की जो यूनिवर्सिटी थी ना वो यूरोप के उन थोड़ी सी यूनिवर्सिटीज में से थी जहाँ महिलाओं की डिग्री, जो महिलाएं हैं उनको भी मौका मिलता था डिग्रीज को लेने का। एंड आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। मतलब उसको म्यूजिक लिटरेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जिनका म्यूजिक लिटरेचर या आर्ट में कोई इंटरेस्ट हो। बट अगेंस्ट इट आइंस्टाइन को उसमें संस्कृति विहीन लोगों के विरुद्ध एक साथी जो है दिखाई दिया। मतलब उस संस्कारों वाली नहीं थी कि उसमें बहुत सभ्यता अपने संगीत को लेकर उसके अंदर कोई संस्कार हो, बट स्टिल वो उन संस्कृति, अपनी संस्कृति से अलग होने के बावजूद भी उसको अपने अंदर, उसके अंदर एक साथी जो है वो महसूस होता था। Those people in his family at the university with whom he was constantly at odds. अब वे लोग अपने उसके परिवार में और उसके कॉलेज में जिनसे उसका लगातार टकराव जो है वो होता रहता था। ठीक है, अब वो नॉर्मली जो है एक दूसरे से मिलते रहते थे। द कपल फेल इन लव, वो प्यार में फंस गए। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। ऐसे पत्र भी मौजूद हैं जिनमें उन्होंने अपने प्यार से भरे शब्दों को वर्णित किया हुआ है। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, जहाँ पर उन्होंने अपनी भावनाओं को विज्ञान की मृद भावना में लिखा गया है। How happy and proud I shall be when we both have brought our work on the relativity to a victorious conclusion. कि मैं कितना खुश और गर्वित होऊंगा जब हम अपनी रिलेटिविटी पर काम को विजित निष्कर्ष पर ले जा चुके होंगे, विजेता जो है वो बन चुके होंगे हम अपनी खुद की थ्योरी के। Nextly, in 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 1900 के सन में जब वो 21 ईयर्स के थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके थे लेकिन अभी उनके पास कोई काम नहीं था। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने एज अ टीचिंग असिस्टेंट जो है वो काम किया। gave private lessons and finally secured a job in 1902। प्राइवेट लेसन जो है वो दिए
टीचिंग असिस्टेंट के अंडर। एंड फाइनली 1902 में उनको एक टेक्निकल एक्सपर्ट टू पेटेंट ऑफिस बर्न में थी, वहाँ उनको जॉब मिल गई। while he was supposed to be accessing other people's invention। अब वो कह रहा है कि 1902 में उनको काम तो मिल गया, जबकि उनका काम अन्य लोगों के आविष्कारों का मूल्यांकन करना माना जाता था। कि उनको क्या करना होता था, जो इन्वेंटर्स हैं ना, उनकी इन्वेंशंस के बारे में आइडियाज कलेक्ट करना, एक्सेस करना, मतलब उनकी उसका मूल्यांकन करना कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है क्या वो ठीक है। एल्बर्ट वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ऑन आइडियाज इन सीक्रेट। अब वो ये काम भी कर रहा था, बट साथ साथ वो अपने खुद की जो रिलेटिविटी के आइडियाज थे ना, उस पर भी सीक्रेटली जो है वो काम करता जा रहा था। He is said to have jokingly called his desk drawer at the work the Bureau of Theoretical Physics। He is said to have, वो एक बार मजाक में बोल रहा था, मजाक से अपने काम को जो है वो थियोरटिकल ब्यूरो ऑफ थियोरटिकल फिजिक्स के नाम से उसने बोला। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity। बहुत स्पेशल पेपर्स थे उसके 1905 में, जो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी थी रिलेटिविटी पे। वो एक फेमस पेपर्स में से एक था, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। जिसके अकॉर्डिंग जो समय और जो दूरी थी वो अतुलनीय नहीं थी, अतुलनीय है। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey of one of them has been moving very fast relative to the other। From this followed the world's most famous formula which described the relationship between the mass and the energy। One of the famous papers, उसके जो famous paper थे, बात कर रहे हैं जो फेमस थ्योरी थी ना, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो एक जर्नी थी जिसने उसको एक बहुत बड़े मुकाम पर जो है वो पहुंचाया। और वहां पे वो ये कहना चाहता है कि अगर हम दो स्टिक घड़ियों एक जैसा दिखाना जारी नहीं रखेंगे, वो एक तरह से काम नहीं करेंगी। मीन्स टू से व्हाट इज द एक्चुअल रीजन, अगर टू क्लॉक्स हैं, घड़ियां हैं, एक जैसा समय दिखाना वो जारी नहीं रखेंगे, कंटिन्यूसली उनका जो टाइम होगा ना वो सेम नहीं होगा। यदि वो एक यात्रा के बाद दोबारा से साथ साथ दूसरी यात्रा पर चली जाती है, तो यदि उनमें से एक दूसरे की अपेक्षा तेज गति से जो है वो क्या है वो चलती रहेंगी। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नेक्स्टली, so from the followed the world's most famous formula which describe the relationship between the mass and energy। इससे विश्व का सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला निकला जो मास और एनर्जी पे था, E is equals to mc square। एनर्जी, मास, in this mathematical equation E stands for energy, m for mass and c for the speed of the light in vacuum। So when you sit with a nice girl for 2 hours it seems like 2 minutes। उसने बोला जब आप एक अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं तो ये 1 मिनट जैसा लगता है। एंड वेन यू सिट ऑन द हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, और अगर आप 2 मिनट किसी गर्म भट्टी के पास, चूल्हे के पास बैठो, सो इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो वो 2 घंटे के जैसा लगता है। दैट इज रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग। नेक्स्टली वी डू हैव, व्हाइल आइंस्टाइन was revolving the most difficult problems in physics। जब आइंस्टाइन फिजिक्स की सबसे ज्यादा कठिन समस्याओं से जूझ रहा था, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरिवलिंग, उसका जो निजी जीवन था वो असफल हो रहा था। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलिवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी, क्योंकि वो एल्बर्ट अपने पढ़ाई करने के ठीक बाद ही मेलिवा से शादी करना चाहता था, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी मदर जो थी वो उसके विरुद्ध थी। शी थॉट मेलिवा हु वाज 3 years older than her son। उसे सोचा कि मेलिवा जो उसके बेटे से 3 साल बड़ी थी, was too old for him, वो उसके लिए बहुत बड़ी है। She was also bothered by Meliva's intelligence। वो
जो है मेलिवा की बुद्धि से भी बहुत ज्यादा परेशान थी। शी इज बुक लाइक यू, वो तुम्हारी तरह ही एक बुक है। हिज मदर सैड, वो तुम्हारी तरह ही एक किताब है। आइंस्टाइन पुट द मैरिड ऑफ, उसने क्या किया, वेडिंग को, शादी को स्थगित कर दिया। एंड द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, हैड टू सन्स। फाइनली उनकी शादी, उनका विवाह 1903 में हो गया। उनके दो पुत्र हुए, दो बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फ्लिटर्ड, जो मैरिज थी वो क्या हो गई, लड़खड़ाने लगी। मेलिवा meanwhile was losing his intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. मेलिवा इसी बीच अपनी इंटेलेक्चुअल महत्वाकांक्षा को खो रही थी और उसे लग रहा था कि वो एक बहुत ही अनहैप्पी एक हाउसवाइफ बनकर रह गई है। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, लगातार बहुत झगड़ों के बाद, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। 1919 को उन्होंने डिसाइड किया कि वो डिवोर्स लेंगे। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टाइन ने उसी वर्ष में ही अपनी चचेरी बहन एल्सा से विवाह कर लिया। नेक्स्टली आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to the world fame। अब वो बात कर रहा है कि जो आइंस्टाइन का जो बिल्कुल नवीन न्यू जो पर्सनालिटी, जो व्यक्तिगत था, अध्याय था, उसकी विश्व प्रसिद्धि तक ऊपर उठने के लिए उसके साथ साथ होता रहा। In 1915 he had published his general theory of relativity। 1915 को उसने अपनी जो जनरल थ्योरी है रिलेटिविटी पे वो पब्लिश की, which provided a new interpretation of gravity। जिसने उसको प्रोवाइड किया, जिससे उसको मिला क्या, ग्रेविटी का एक नया अध्याय जो है वो मिला। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate। 1919 को एक सूर्य ग्रहण लगा, जिससे उसकी जो थ्योरी थी उसको करेक्ट प्रूफ कर दिया गया कि वो बिल्कुल ठीक थी। Einstein had correctly calculated in advance the extent of which the light was from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। क्योंकि आइंस्टाइन ने ये पहले से ही गणना कर ली थी कि सूरज की जो ग्रेविटी का एरिया है उसके कारण जो स्टार्स हैं उनको प्रकाश किस सीमा तक, किस दिशा तक परिवर्तित करके दिया जाएगा, जो यूजुअली ग्रहण के टाइम पे होता है। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड, समाचार पत्रों में घोषणा कर दी गई, एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, की एक वैज्ञानिक क्रांति जो है वो उसका काम हुआ है। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 को उसको एक नोबेल प्राइज रिसीव हुआ। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press also। उसको सम्मान निमंत्रण की संसार भर में बरसात कर दी गई। लोगों ने इतना उसको इनवाइट किया, इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, और प्रेस में भी बहुत प्रशंसा हुई, लॉर्डेड, बहुत तारीफ की गई प्रेस में, मीडिया में, समाचार पत्रों में। When the Nazis came to the power in Germany in 1933, जब 1933 में जर्मनी में नाजी सरकार आ गई, यानी कि वहाँ पर जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जो है नाजी का जो था शासन वहाँ पर हो गया। जब वो सत्ता में आ गई, नाजी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य है, जो कि बहुत ज़्यादा वी कैन से दैट कि जातिवादी और अतिवादी की सत्ता में आए हुए थे। सो आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, वो यूनाइटेड स्टेट में चला गया। 5 years लेटर, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर। उसकी जो डिस्कवरी थी ना, जो उसकी डिस्कवरी हुई, उसने जो खोज की 5 साल के बाद बर्लिन में परमाणु विखंडन की खोज ने अमेरिका के जो फिजिक्स थे ना उनको बहुत ही घबरा दिया, मतलब बहुत, मतलब जो थे वो परेशान हो गए। Many of them had fled from the fascism just as Einstein had, and now they were afraid of the Nazis could build and use an atomic bomb। उनमें से बहुत से फांसीवादी से बाहर निकल कर भागे थे, जैसे कि आइंस्टाइन ने किया था।
और जब भी वो डरते थे कि क्योंकि वो डरते थे कि नाजी जो है वो बम बना सकती है और उनका यूज भी कर सकती है. So, at the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American president. अब उसने कहा कि एक अपने जो कलीग थे उसके इंसिस्ट करने पे आइंस्टाइन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को in which he warned a single bomb of this type. उनको 2 अगस्त 1939 को उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने उसको चेतावनी दी कि इस प्रकार का एक ही बम एक्सप्लोडेड इन द पोर्ट, अगर एक्सप्लोड कर दिया जाता है बंदरगाह में, सो माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी. कि वो पोर्ट तो होगा ही होगा खराब, डिस्ट्रॉय होगा ही, बट साथ में जो ये है सराउंडिंग जो टेरिटरी है, यदि एक बंदरगाह में एक भी बम विस्फोट हो जाता है तो हो सकता है कि बहुत अच्छे से संपूर्ण बंदरगाह को वो डिस्ट्रॉय कर दे, खत्म कर दे. His words did not fail to have an effect. उसके शब्द प्रभाव डालने में असफल नहीं हुए. The Americans developed the atomic bomb in secret project of their own. अब उन्होंने क्या किया, उन बॉम्ब ब्लास्ट पे जो प्रोजेक्ट था उस पे गुप्त कार्य योजना से काम करना शुरू कर दिया. एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945. अब उसके सामने तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया लेकिन सीक्रेट रूप से वो काम करते रहे और आणविक बम की तरह कर लिया और इसे अगस्त 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया गया था. So this is the summary, this is the some theory of this chapter. Then Einstein was deeply shaken by the extent of the distraction. लेकिन अब विनाश जो चारों तरफ हो रहा था ना, उसने आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा हिला दिया. This time he wrote a public missive to the United States, United Nation. उसने UN में एक लेटर लिखा officially. In it he proposed the formation of a world government, जहाँ पर उसने लिखा कि उसे विश्व संसार के निर्माण का प्रस्ताव रखा उसने. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. रोजवेल्ट को लिखे पत्र की तरह इस पत्र का भी किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics. लेकिन अगले दशक में आइंस्टाइन राजनीति में अधिक उलझते गए, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसने लिया. Agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. शस्त्र के निर्माण के अंत के लिए आंदोलन करते रहे और अपनी लोकप्रियता का प्रयोग यानी कि लोकतंत्र अभियान के लिए करते रहे. Yes. Then nextly, when Einstein died in 1955 at the age of 76, जब 1955 में 76 ईयर्स की एज में जब उनका देहांत हुआ, उनका देहांत वासन हुआ, then he was celebrated as a visionary and a world citizen as well as a scientific genius. तो जीनियस के साथ साथ उनका नाम एक विजनरी जो बहुत दूर की सोचते थे एंड वर्ल्ड सिटीजन, और वर्ल्ड सिटीजन के नाम से उनका जो दिन था वो सेलिब्रेट जो है वो किया गया. तो जब 1955 में 76 ईयर्स की एज में आइंस्टाइन का देहावसान हुआ तो उनकी प्रशंसा दूर की सोचने वाले, दूर की नजर वाले, भविष्यदर्शी और विश्व नागरिक के रूप में उतनी ही हुई जितनी कि वैज्ञानिक ने उनको जीनियस के नाम से बुलाया था. So not only he was genius in his scientific efforts, but also he was a very visionary and world citizen for the humanity and mankind. I hope you will understand this. So thank you. Have a nice day.